हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक 16 साल की लड़की से ताल्लुक़ रखती है जो अपने आप में एक हथियार है जिसे खेलने कूदने की उम्र में पाल पोस कर खूंखार योद्धा बनाया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है और वो कौन सा राज है जिसके कारण उस लड़की के पीछे दुनिया के सबसे खतरनाक एजेंसी के लोग पड़े हुए हैं? वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हमारी कहानी की शुरुआत एक बर्फीले वादियों से होती है जहाँ पर सब कुछ बर्फ़ की चादर से ढका हुआ है और यहीं पर हमारी नज़र नन्ही सी हैना पर पड़ती है जो अपने शिकार पर चील की तरह आँख गड़ाए बैठी हुई है। और जैसे ही उसका शिकार थोड़ा सा नज़दीक आता है एक झटके में उसे तीर से मार गिराती है। लेकिन वो हिरन अभी तक मरा नहीं है, उसकी सांसें अभी भी चल रही है। ऐसे में हैना एक गोली मारकर उसका काम तमाम कर देती है। अब वो इस हिरण का चीरहरण करती है और उसमें से खाने लायक मांस निकालती है। इसी दौरान उसके पिता एरिक भी वहाँ आ जाते हैं और उसे समझाते हैं कि तुमने बड़ी ही लापरवाही से शिकार किया था। हिरण बेहोशी की हालत में भी दूर तक आ गया, तुम्हें कब का इसको मौत के नींद सुला देना चाहिए था। इतना कहने के बाद दोनों बाप बेटी में थोड़ी गर्मा गर्मी हो जाती है और वो दोनों आपस में ही झड़प पड़ते। ये हम जान पाते हैं कि एरिक हैना को बेहद कम उम्र से लड़ाई के सभी दांवपेच सिखा रहा है। पिछले 13 सालों से वो हैना को शिकार करना, निशाने लगाना, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ट्रेनिंग देता आ रहा है। यह हैना अब लड़ाई में काफ़ी माहिर हो चुकी है और उसका यह अंदाज देखकर उसके पिता भी काफ़ी खुश थे। लेकिन वे उसकी तारीफ नहीं करते बल्कि उसे उसका शिकार खुद ही घर तक लाने को कहते हैं। अगर उन्होंने उसकी तारीफ कर दी तो वो मेहनत करना बंद कर देगी। अब वो दोनों फिनलैंड के जंगली इलाकों में पहाड़ी पर बनी झोपड़ी में रहते हैं। यह हम जान पाते हैं कि एरिक ने हैना को कई भाषाओं के बारे में सिखा रखा है। असल मायने में वो उसके टीचर थे और आज एरिक अपनी बेटी से दोबारा इम्तिहान लेते हैं और उसे कई तरीकों से सवाल पूछते हैं। इसी बीच हैना अपने पिता से म्यूजिक के बारे में जिक्र करती है। वो गाने को अपने कानों से सुनना चाहती है मगर एरिक को लगता है कि हैना अभी भी बाहरी दुनिया के लिए तैयार नहीं है, जिस पर वो उसे किताब थमा देते हैं। अब किताब खोलते ही हैना को उसमें एक औरत की तस्वीर नजर आती है जो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ जोहाना होती है। वो माँ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती है लेकिन एरिक को इस बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुबह होती है और हम देखते हैं कि हैना फिर से अपनी ट्रेनिंग कर रही है और इसी दौरान हमें मालूम पड़ता है कि एरिक कोई आम आदमी नहीं है बल्कि एक CIA एजेंट था। उसके पास एजेंसी का ऐसे टॉप सीक्रेट है जिसके लिए खुद उसकी एजेंसी के लोग उसके दुश्मन बन चुके हैं। उसकी सीनियर ऑफिसर मरीसा उसे मारना चाहती है जिसकी वजह से वो अपनी बेटी के साथ कई सालों से इस दुनिया से दूर रहने को मजबूर है। अब आप समझ गए होंगे कि वो इस बीहड़ में क्यों रह रहा है। वो अपनी बेटी को कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देता है, उसे हर वो चीज़ सिखाता है जो उसे ट्रेनिंग के दौरान सीखी थी। इनफैक्ट दुनिया की ऐसी कोई ऑटोमेटिक गन नहीं थी जिसे हैना चला नहीं सकती। ट्रेनिंग के बाद अक्सर हैना थक जाती थी और जल्दी सो जाती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि तभी एरिक चुपके से उसके पास जाकर उसके सर पर बंदूक तान देता है। लेकिन इससे पहले कि गोलियों की आवाज़ आती, हैना बड़ी ही फुर्ती से अपने पिता को ज़मीन पर पटक देती है और उनसे कहती है कि अब मैं दुनिया की हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हूँ, मुझे अब बाहर निकलना है। ये सुनकर एरिक जंगलों के बीच जाते और बगल में खुदाई करके एक बक्से को निकालते हैं और इसी बक्से में एक ट्रांसमीटर था। हैना को बताते हुए कहते हैं कि जिस दिन उन्हें लगे कि वो जंग के लिए तैयार है, वो CIA से लड़ सकती है, उस दिन वो ये लाल बटन दबा सकती है। बटन दबाते ही एजेंसी वालों को हमारा पता मिल जाएगा, फिर वो सभी हमें ढूंढ लेंगे, जिसके बाद तुम्हारा क्या हल होगा ये तुम भी नहीं जानती। तो तुम्हारी ज़िंदगी को सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। जिंदा रहने के लिए तुम्हें किसी भी हाल में मरीसा को मारना पड़ेगा। अपने पिता की इन बातों को सुनने के बावजूद भी हैना को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो तुरंत ही बिना डरे बटन को दबा देती है। अपनी बेटी की बहादुरी देखकर एरिक भी हैरान में था। जैसे ही बटन दबती है CIA को उनके ठिकाने का पता चल जाता है। मरीसा अच्छे से जानती है कि एरिक एक होनहार एजेंट है, उसे पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसीलिए इंटरपोल की जगह वो खुद यह जिम्मेदारी अपने हाथ में लेती है और एक स्पेशल फोर्स को वहाँ भेजती है। इधर एरिक अपनी बेटी को समझा रहा होता है कि उसे क्या करना है। उसे बताता है कि उसे मरीसा को कैसे मारना है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि हैना को ये जितनी खतरनाक ट्रेनिंग दी गई थी वो आखिर किस दिन के लिए थी। प्लानिंग के मुताबिक एरिक अपना हुलिया बदलने के बाद हैना को बर्लिन में मिलने की बात करता है और वहाँ से चला जाता है। जैसी हैना चाहती थी वैसा ही होता है। स्पेशल फोर्स उनके घर पर धाबा बोल देती है और हैना को पकड़ लेती है। अब मरीसा को इस बात का बेहद अफसोस होता है कि उसके हाथ से एरिक निकल गया, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि यकीनन उसकी बेटी से वो एरिक का पता लगा लेगी। मगर आगे क्या होने वाला था इसका अंदाज़ा मरीसा को बिल्कुल नहीं था। वो नहीं जानती कि उसकी बेटी एरिक से भी ज़्यादा खतरनाक है।
अब यहाँ हैना CIA के कब्जे में थी। एक पुलिस वाला उसे कई तरीके से सवाल पूछताछ करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हो रहा था ये सब मरीसा भी बाहर से सुन रही थी। तभी हैना सिपाही से कहती है कि वो मरीसा के अलावा किसी और से बात नहीं करेगी। एक अनजान लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर खुद मरीसा भी शॉक थी, लेकिन उसे दाल में ज़रूर कुछ काला लगता है और इसीलिए वो खुद ना जाकर एक दूसरी एजेंट को अपनी जगह पर हैना के पास भेजती है। उधर लैब में जब हैना के ब्लड की जांच की जा रही थी तो डॉक्टर्स हैरान रह जाते, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसे ब्लड सैंपल कभी नहीं देखे थे। ये काफ़ी अलग और अनोखा था। उसके ब्लड को कंटेमिनेट कर दिया गया था, मतलब उसके खून में किसी तरह की मिलावट थी। दूसरी तरफ सेल में एक एजेंट मरीसा बनकर हैना के सामने आती है और उसके सारे सवालों का जवाब देने लगती है। उस एजेंट के कान में ईयरफोन लगा था जिसका जवाब मरीसा उसे खुद दे रही थी। अब बात ही बात में हैना को विश्वास हो जाता है कि यही मरीसा है, तो वो उसके गले से लिपट कर जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर बाकी एजेंट में खलबली मच जाती है कि आखिर वो क्या करना चाह रही है। उन्हें यह कहीं ना कहीं खतरा महसूस हुआ था। वो सभी भागकर सेल में जाते हैं, लेकिन तब तक हैना उस एजेंट का काम तमाम कर चुकी थी। और यही नहीं, हैना एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार देती है। उसको पकड़ना तो दूर, कोई उसे छू भी नहीं पा रहा था। दूर बैठी ये सब देखकर मरीसा दंग रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि एक बच्ची उसके ट्रेन सोल्जर को ऐसे मार रही है। वो जिसे अब तक एक मामूली सी बच्ची समझ रही थी, वो इतनी खूंखार है। उसने उनके वेल ट्रेन ऑफिसर को एक ही झट मौत की नींद सुला दिया। सबसे बचा-बचाकर हैना लैब तक पहुंचती है और साइंटिस्ट को मारकर अपनी मेडिकल फाइल लेकर वहां से टनल के रास्ते रफू चक्कर हो जाती है। लेकिन बाहर निकलने पर हैना को मालूम पड़ता है कि ये पूरी की पूरी जगह एक रेगिस्तान है जहां उसे अकेले ही अपनी मंजिल तय करनी है। वो एक बीहड़ में अपना रास्ता तराशने लगती है। रास्ते में उसे सोफी और माइल्स मिलते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ पिकनिक कर रहे थे। दोनों हैना को देखकर उसे लिफ्ट का ऑफर करते हैं, मगर हैना किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकती, इसीलिए अकेली ही चलने का फैसला करती है। वहीं हमें मरीसा को दिखाया जाता है जो एक बच्ची के हाथों धोखा खाने पर काफ़ी गुस्से में थी। वो एक लॉकर के पास जाती है और उसमें रखी एरिक की फाइल को जला देती है, जिसके साथ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हमें वो समय दिखाया जाता है जब मरीसा को एरिक और उसके परिवार को जान से मारने का आदेश मिला था। मरीसा ने अंधाधुंध फायरिंग करके एरिक की गाड़ी पलट दी। वो भागती हुई उसकी कार के पास जाती है, मगर इस हादसे में सिर्फ और सिर्फ जोहाना की मौत होती है। एरिक 2 साल की हैना को लेकर वहां से गायब हो चुका था। बस एक वो दिन था और एक आज का दिन। मरीसा के हाथ एरिक दोबारा कभी नहीं लगा और उसे आज तक उस बात का पछतावा हो रहा है कि वो एरिक को मार नहीं पाई। इधर दूसरी तरफ बीआर में चलते चलते हैना एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचती है जहां पर बहुत सारी महिलाएं कपड़ा धो रही थी। वो उन्हें कुछ कपड़े चुरा लेती है और अपनी वेशभूषा बदलकर शहर की ओर आगे निकल जाती है। अब यहाँ से हैना एक दुकान में जाती है जहाँ पर वो शख्स उससे अरबी में बात कर रहा था और हैना भी उसे उसी की भाषा में बात करने लगती है। ये देखकर वो आदमी बहुत चक्का रह जाता है, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि उसे दुनिया की कई भाषाएं आती है। होटल के मालिक से मिलने के बाद हैना ये जान चुकी थी कि वो मोरक्को में है। उसकी काबिलियत से होटल का मालिक काफ़ी प्रभावित होता है और उसे रहने के लिए एक कमरा फ्री में दे देता है। जिंदगी में पहली बार हैना ने टीवी को चलते हुए देखा था। बिजली को बार बार ऑन ऑफ कर रही थी। ये सब उसके लिए पूरी तरीके से नया था, क्योंकि जिस दुनिया से वो आई थी वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उधर मरीसा हैना को पकड़ने के लिए सीक्रेट एजेंट हायर करती है जिसका नाम है आइजक, और यह आदमी हैना को पकड़ने के लिए अपनी जान लगा देता है। शाम को हैना की मुलाकात दोबारा से सूफी और माइल से होती है, जिनकी फैमिली के साथ हैना डिनर भी करती है और उनसे दोस्ती बना लेती है। सोफी का परिवार सुबह होते ही अपने दूसरे सफ़र की तरफ निकल पड़ता, जिसमें उनके साथ हैना भी थी, लेकिन वो गाड़ी में छुप कर बैठी थी बिना किसी को कुछ बताए। इधर हैना की तलाश में आइजक होटल के मालिक तक भी पहुंच जाता है जिसे उसे रहने का कमरा दिया था, परंतु बेचारे चाचा को बिल्कुल भी पता नहीं था अब हैना कहाँ पर है। हालांकि सीसीटीवी कैमरा से आइजक को मालूम पड़ता है कि हैना एक परिवार के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से कब रवाना हो चुकी है, जिसके बाद वो लोग होटल के मालिक को मार देते हैं और वैन के पीछे निकल पड़ते हैं। रास्ते में सोफी का परिवार खूब मस्ती करता है और उनके माता पिता के बच्चों के लिए ऐसा अनोखा प्यार देखकर हैना को भी अपने डैड की याद आने लगती है। शाम हो जाती है और गाड़ी एक जगह पर रुकती है। हैना गाड़ी से उतरकर उस जगह से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक बार फिर से उसकी मुलाकात दोबारा से सोफी से हो जाती है। सोफी उसे समझाती है कि जिंदगी ऐसी नहीं है जैसा तुम जी रही हो। भागने दौड़ने से कुछ नहीं होगा, चलो मैं तुम्हें जिंदगी का असली मजा दिलाती हूँ। वो अपने कुछ दोस्तों से उसे मिलवाती है। यहाँ एक लड़का से हैना की अच्छी बनने लगती है और वो उसके साथ बाइक राइडिंग पर निकल जाती है।
हैना ने कभी इतनी लुत्फ नहीं उठाया था। हवा से बातें करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसे बेहद मज़ा आ रहा था। लड़के को लगता है कि उसका काम बन गया और वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठता है, वो भी हैना को किस करने की। जैसे ही वो लड़का हैना को किस करने की कोशिश करता है, इन सब चीज़ों से अनजान हैना तुरंत ही भड़क जाती है और उस लड़के को पटक पटक कर मारने लगती है। वो तो भला उस सोफ़ी का जो वहाँ आ गई थी, वरना आज वो लड़का गया ही था। इधर आइजक भी एक जगह पर पहुंच चुका था जहां पर हैना मौजूद थी। आइजक और उसके लोग वहां से भी टेंट को खंगालने लगते हैं, लेकिन हैना तो वहां थी ही नहीं। उधर मरीसा को पता लग चुका था कि हो ना हो एरिका हैना की नानी के यहाँ छुपा होगा। वो वहां भी जाती है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता, इसीलिए गुस्से में उसकी नानी को गोली मार देती है। वो एरिक को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, आप आइडिया लगा सकते हैं। अब रात में सोफ़ी और हैना साथ में होते हैं। सोफ़ी जानना चाहती है कि वो कहाँ से आई है, उसके माता पिता कहाँ हैं, लेकिन हैना चाह कर भी अपनी सच्चाई के बारे में बता नहीं सकती। वो ये बात सोफ़ी को समझाती है और उसे यकीन दिलाती है कि दोनों हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। अब सुबह होती है और हम देखते हैं कि सोफ़ी और उसका पूरा परिवार हैना को ढूंढ रहा है। सभी को उससे लगाव हो चुका है, सब उसकी काफ़ी फिक्र कर रहे हैं क्योंकि उसके माँ बाप भी उसके साथ नहीं है। वो बेचारी अकेली जो थी, इतने में हैना आ जाती है और उन्हें बताती है कि वो तो नाश्ता करने के लिए गई थी। दूसरी तरफ एरिक बर्लिन पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ वो अकेले नहीं था, उसके आगे पीछे काफ़ी लोग लगे हुए थे। उसे ये समझते हुए देर नहीं लगती कि उसका पीछा किया जा रहा है, परंतु उन्हें नहीं पता कि उनका पाला कितने खतरनाक इंसान से पड़ा है। एरिक बड़ी ही होशियारी के साथ सभी जासूसों को एक एक ठिकाने लगाने लगता है और उनके वॉकी टॉकी से उसे मालूम पड़ता है कि इन आदमी को किसी और ने नहीं बल्कि मरीसा ने भेजा, जिससे ये साफ हो जाता है कि मरीसा अभी जिंदा है। एरिक जानता है कि मरीसा उसके लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इसीलिए वो उसके ही वॉकी टॉकी से उसे फ़ोन लगाता और बातें करने लगता है। मरीसा को लगता है कि एरिक उसकी बातों में आ रहा है, लेकिन तभी उसे दरवाजे पर गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। असल में दोस्तों, मरीसा का गार्ड ऊपर वाले को प्यारा हो चुका था और इस गोली को किसी और ने नहीं बल्कि एरिक ने चलाई थी, यानी कि एरिक मरीसा के घर में दाखिल हो चुका। लेकिन वो जब तक वहाँ पहुँच पाता तब तक मरीसा घर छोड़कर भाग जाती है। अब ये खेल काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा था क्योंकि अभी तक तो सिर्फ मरीसा ही एरिक का पीछा कर रही थी, लेकिन अब एरिक और हैना दोनों ही उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। उधर हैना सोफ़ी और उसके परिवार के साथ काफ़ी खुश थी। सभी छुट्टियां मनाने के लिए अगले दिन निकल रहे थे। इसी दौरान हैना की नज़र पीछे से आ रही कुछ गाड़ियों पर पड़ती जो उनका पीछा कर रही थी। खतरे का अंदेशा होते ही हैना गाड़ी को साइड में लगाकर सोफ़ी से उसका पीछा ना करने को बोलकर वहां से भाग जाती। आइजक और उसके साथी हैना के पीछे पीछे भागने लगते हैं, लेकिन वो सबको चकमा देकर पोर्ट में बने कंटेनर्स में छुप जाती है, यहाँ तक कि उसके पास एक आदमी को मार गिराती है। हैना के पीछे अभी भी आइजक लगा हुआ था, जिसका छुटकारा पाने के लिए वो नदी में कूद जाती है। अब यहाँ आइजक हैना को तो पकड़ नहीं पाता, लेकिन सोफ़ी और उसके परिवार को वो दबोचकर बंदी बना लेते हैं। यहाँ मरीसा आती है और एक एक करके सबसे पूछताछ करती, लेकिन किसी को भी हैना के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। आखिर होगी भी कैसे, उसने उन लोगों को कुछ बताया नहीं था। हालांकि माइल्स को इतना ज़रूर पता था कि हैना अपने पिता से मिलने के लिए बर्लिन जा रही है और ये बात उसने मरीसा को बता दी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैना समुद्र के रास्ते से बर्लिन पहुंचती है और फिर एक पार्क में जाती है जहां पर उसके डैड ने उससे मिलने का वादा किया था। यहाँ पर सबसे पहले उसकी मुलाकात सर्कस में काम करने वाले जोकर नेफलर से होती है, जो एरिक का बहुत ही पुराना दोस्त हुआ करता था। नेफलर हैना को उसके पिता का दिया हुआ एक लेटर देता है, साथ ही एक पासपोर्ट भी देता है जिसमें अभी तक किसी की फ़ोटो नहीं लगी थी। दरअसल दोस्तों, नेफलर पेशे से सर्कस का जोकर ज़रूर था, लेकिन उसका असली काम था नकली पासपोर्ट बनाना और वो इस काम में बेहद माहिर था। वह हैना से कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जहाँ चाहोगे मैं तुम्हें वहाँ भेज दूँगा और तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। और साथ ही साथ नेफलर हैना के लिए एक म्यूज़िक लगाता है और उस पर डांस करने लगता है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होती है। और उसी समय वहाँ पर हैना भी छुपी हुई थी। इसी दौरान मरीसा का फ़ोन बजता है और उसके बॉस कहते हैं कि तुम हर जगह जाकर सिर्फ लोगों को मार रही हो, जिसकी वजह से मुझे कई सारे लोगों को जवाब देना पड़ रहा है। अगर तुम अपना काम ठीक से नहीं कर सकती तो काम छोड़ दो, लेकिन इस तरह से मेरी इज्जत का फालूदा तो बिल्कुल मत करो। जिसके बाद मरीसा वहाँ से चली जाती है। शायद उसके बॉस का फ़ोन था। मरीसा की बातों को बड़े ध्यान से सुनने के बाद न जाने क्यों हैना को एरिक पर थोड़ा सा शक होता है, इसीलिए वो उस पर रिसर्च करने लगती है और फिर उसे पता चलता है कि एरिक उसके असली पिता नहीं है। वो भागकर लेटर में लिखी उसी पता पर पहुंचती है जो नेफलर ने उसे दिया था। यहाँ वो एरिक से मिलती है और सीधे उसे यही पूछती है कि क्या वो उसकी असली बेटी है, जिस पर एरिक उसे बताता है कि नहीं,
तुम मेरी असली बेटी नहीं हो। दरअसल कुछ सालों पहले CIA गर्भवती महिलाओं को रिक्रूट कर रहा था ताकि वो उनके नवजात शिशु पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें DNA को बदलाव करके सुपर नेचुरल बना सके। तुम भी इस प्रोग्राम का एक हिस्सा थी, लेकिन न जाने क्यों CIA ने उस प्रोग्राम को बंद कर दिया। अब मेलिसा उन सभी बच्चों को एक एक करके मार दिया। वहाँ पर 22 बच्चे थे, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें ही बचाने में कामयाब हुआ। मैं भले ही तुम्हारा असली पिता नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर पाला है। ये घर तुम्हारी खुद की दादी का है, जिन्हें कुछ देर पहले मरीसा ने बिना वजह मार दिया। ये सब सुनकर हैना को काफ़ी गुस्सा आता और वो अपने पिता पर ही हाथ उठाने लगती है। एरिक उसे समझा ही रहा होता है कि तभी मेलिसा भी वहाँ आ जाती है और एरिक और हैना को वहाँ से भागने के लिए कहता है, क्योंकि एरिक की ज़िंदगी का अब एक ही मकसद है और वो था हैना की सुरक्षा। अब हैना के लिए वो खुद का भी बलिदान देने से पीछे नहीं हटता और यहाँ आखिरकार एरिक भी मरीसा की गोली का शिकार हो जाता है। गोली की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उससे भागती हुई हैना के कदम भी रोक दिए थे। हैना एरिक की तरफ बढ़ती है। उसे भले ही अपना असली पिता को कभी नहीं देखा, लेकिन उसके लिए तो एरिक ही उसके पिता थे। हैना दोबारा जादूगर नेफलर के घर पर जाती है। वहाँ पर उसकी लाश उल्टी टंगी हुई थी। यहाँ मेलिसा भी आ जाती है, लेकिन उसका सामना करने के लिए हैना के पास कोई हथियार नहीं था। इसीलिए वो नेफलर के शरीर में लगे धारदार तीर को निकाल कर वहाँ से भागने लगती है। मेलिसा उसका पीछा करती है और दोनों का सामना एक बार फिर से होता है। हैना उससे कहती है कि अब उसे किसी भी कीमत पर यह खून खराबा नहीं करना, वो अपने रास्ते वापस चली जाए। लेकिन मेलिसा कहाँ मानने वाली थी। वो तुरंत ही हैना पर गोली चला देती है। हैना भी तीर से मेलिसा पर वार करती है, जिससे दोनों घायल हो जाते। होश आने पर हैना मेलिसा के खून के धब्बों से उसके पैरों के निशान का पीछा करती है और ऊपर की तरफ चढ़ती है। और इसी दौरान बदकिस्मती से मेलिसा का पैर फिसल जाता है। उसकी बंदूक नीचे गिर जाती है, जिसे अपने हाथों में लेकर हैना एक ही झटके में मेलिसा को मौत की नींद सुला देती है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।